नमस्कार दोस्तों। सभ्य संसार पे जंगल का असर लगता है, आज इंसान को इंसान से डर लगता है। सबकी आंखों में यहां होती है उजालों से चुभन, ये ठिकाना भी अंधेरों का नगर लगता है। कमोबेश आज हमारे देश के यही हालात, और जब ये हालात हो तो चिंता करना बनता है। हमारी मौजूदा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये वायदे करके आई थी वह इस देश के लोगों की हर अपेक्षा पर खरा उतरेगी। वो महिलाओं, बच्चों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, सबको एक मजबूती देगी, एक आधार देगी। लेकिन हालात बिल्कुल उलट है। आज यह स्थिति है कि यह सरकार सबका कुछ न कुछ छीनने की कोशिश करती है। जब छीनने की कोशिश करती है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसी पर के तमाम विषयों पर इस वक्त चर्चा चल रही है देश में, देश के बाहर, सब जगह। आज श्रीमती सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कहा कि भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। भारतीय स्त्री ने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही है। जब सोनिया गांधी ये बात कहती हैं तो ये समझ में आता है कि उनकी सोच कितनी विशाल है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। कितना वो सोचती, आपको उसे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू करना है। 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इसे पास किया था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में उनका 2/3 बहुमत नहीं था, जिस कारण से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कई दल जो साथ खड़े थे सरकार के, लेकिन वो महिला आरक्षण के मामले में साथ नहीं आए।
वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। जब नहीं आए तो महिलाओं को हक नहीं मिल पाया, वो लड़ाई आज तक है। चूंकि राज्यसभा में पास हो गया था, पास हो जाता है विधेयक, वो विधेयक कभी खत्म नहीं होता है, उसे कभी भी लोकसभा में पास किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा सतत चलती है, लोकसभा भंग होती है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत अच्छा मैंडेट मिला है, देश की जनता ने दिया है, तो उनका दायित्व बनता था कि वो उसे पारित करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसका सगुफा लेके आए हैं, जुमला लेके आए हैं। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी को आज संसद में यह बोलना पड़ा, राहुल गांधी को बोलना पड़ा। और जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो राहुल गांधी बता रहे थे कि किस तरह से महिलाओं का अधिकार मारा जा रहा है, किस तरीके से तमाम समुदायों का अधिकार मारा जा रहा है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि इस देश के अंदर 90 सेक्रेटरीज हैं जो देश चलाते हैं। उन 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी पिछड़ी जाति से, और उन सेक्रेटरीज के पास में सिर्फ 5% बजट है देश का। यानी आप समझिए, जिनकी आबादी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, यानी करीब 45-46% है, उनका जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 3 की है। कल्पना करिए, यानी जिन्हें 5% भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उस दशा में वो खड़े। तो यह इस देश का दुर्भाग्य है। इसको लेके तमाम बातें हो। So one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas. There is the bureaucracy. There is the press. And there's the judiciary. And I looked
and I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, यह सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल हिंदुस्तान द सेंट्रल, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते। महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसमें क्या किया? खेल किया। जिस तरह खेल किया, उसे किया है कि वो तब तक पारित नहीं हो पाएगा और लागू नहीं हो पाएगा जब तक इस देश का जनगणना ना हो जाए। तो जनगणना 2021 में करानी थी, नरेंद्र मोदी को करानी थी, उन्होंने नहीं कराई। हम 2023 में बात कर रहे हैं और 23 भी अब खात्मे की तरफ। तो आप सोचिए गलती किसकी है? और जब वो हो जानी चाहिए थी तो उस हिसाब से परिसीमन भी हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो उन्हें आज हक नहीं मिलेगा। इसमें एक शर्त जोड़ दी गई कि जब जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा और उसके बाद कहीं इस पर कुछ मिलेगा। और उसमें भी SC, ST, OBC के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं। इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने यह बात कही कि इसमें सभी को हक मिलना चाहिए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, और वाजिब हक मिलना चाहिए। इसके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए और वो तत्काल शुरू करनी चाहिए। और जनगणना जब होगी और लाभ मिलेगा वो अलग विषय है। यह आरक्षण विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए और तत्काल यह मिलना चाहिए, तब तो इसका लाभ है। नहीं तो यदि आप 2029-30 तो आपका यह सिर्फ चुनावी जुमला रह जाएगा और वही आप करते हैं सदैव। सबको ही जानता है कितने आपने वायदे किए थे, वो सब जुमले में रह गए। कितने क्या क्या आपने कहे थे, सब जुमले हो गए। जो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का आपने कहा था
उसका कोई औचित्य नहीं रह गया और मुस्लिम महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ पाती हैं, उसी तरीके से आज यहां भी महिलाएं ठगा हुआ पाती हैं। आपकी सरकार में हो क्या रहा है? वास्तव में आप संविधान के दुश्मन हैं। आप संविधान को पसंद नहीं करते क्योंकि आपको उसमें समानता अच्छी नहीं लगती, आपको उसमें धर्मनिरपेक्षता अच्छी नहीं लगती है, आपको उसमें समाजवाद अच्छा नहीं लगता है, आपको उसमें अखंडता अच्छी नहीं लगती। यही वजह है शायद कि आपने संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसका उदाहरण कल नई संसद भवन की जो इमारत है उसमें जो शुरू हुआ सत्र, उस सत्र में आया सामने कि किस तरीके से आपने इसकी एक साजिश रची है। और वो साजिश का हिस्सा यह था कि आपने जो संविधान की कॉपी सांसदों को दी उसमें ना समाजवाद था, ना धर्मनिरपेक्षता थी। कल ये मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले, मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे, कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की उस समय की ये भावना है 1950 ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? तो आप समझिए। और जब आप यह कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि इसमें बाकी संशोधनों को शामिल नहीं किया गया था, ये 1950 वाले संविधान की कॉपी थी, तो जब आप 1950 की बात कहते हैं तो उसमें अखंडता शब्द भी नहीं था, लेकिन इसमें था। आप जब उसमें यह बात करते हैं तो इसमें और भी तमाम संशोधन जो हुए थे वो नहीं थे, लेकिन थे। तो इसका मतलब है आप झूठ बोलते हैं और आपको इस देश के समाजवाद से नफरत है, आपको इस देश के जो सांप्रदायिक सद्भाव का विषय है, सेक्युलरिज्म है, उससे नफरत है। और उस नफरत में आप ऐसा करते हैं क्योंकि आपका चरित्र है, आपके मूल संगठन का चरित्र है, उसने सदैव पूंजीवादियों का साथ दिया। इतिहास गवाह है, आप राजा रजवाड़ों की आपकी जनसंघ हुआ करती थी और पूंजीपतियों की होती थी, इसीलिए इसे एक जमाने में बनियों की पार्टी कहा जाता था। और जिस तरीके से आपने उसके कारण समाजवादियों के खिलाफ अभियान चलाए वह भी सामने है। और आपका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं रहा। आपने कभी इनके साथ संगठन बनाया, कभी उनके साथ बनाया, कभी उनके साथ, और फिर एक समय आया कि आपने जनता पार्टी में विलय कर दिया और फिर एक बनाई भारतीय जनता पार्टी जो आज है। तो इस तरह से आपने तमाम सारे ड्रामे किए। यह भी इतिहास ने देखा है, यह भी इतिहास ने देखा है आप पूंजीपतियों को साधने के लिए, राजा रजवाड़ों को साधने के लिए किस हद तक गिरे, यह इतिहास गवाह है। यदि आपने साथ दिया होता तो जब राजीव गांधी ने 33% आरक्षण का पास किया था महिलाओं के लिए तो राज्यसभा में पास हो गया होता। राज्यसभा में वो नहीं पास हो पाया था और आपकी साजिश का यह हिस्सा है। तो आप एक तरफ संविधान तोड़ते हैं, एक तरफ ये करते हैं। आपने हालात क्या कर दिए, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। और हालात ये हुए हैं देश की अर्थव्यवस्था के चौपट का कि देश के अंदर रोजगार नहीं बचा है। जब आप कहते हैं कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ने का एक ये होता है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो 10 से 15% के बीच रोजगार बढ़ता है, यानी 10 से 15% उसका और बढ़ जाता है ज्यादा। तो आज स्थिति है कि वो उससे कई गुना ज्यादा गति से घट रहा है। बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। तो यह स्थिति है। इस कारण से हमारे युवाओं के आत्महत्या करने की दर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध बढ़ गए हैं।
महिलाओं के साथ होने वाले रेप बढ़ गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि आपने इस देश में दिमाग में लोगों के इतना बुरा संस्कार भर दिए हैं कि अब 7 साल के बच्चे भी रेप करने लगे हैं। 7 साल। कल्पना करिए आप क्या कर रहे हैं। तो यह हालत आपने कर दी है। आपने तो यह हालत कर दी है कि इस देश में घरेलू बचत खत्म हो गई और आज जो आरबीआई ने अपने डाटा जारी किया उसके मुताबिक भारत में यह स्थिति हो गई है, जो घरेलू बचत है वो भारत के इतिहास में सबसे बुरी है। 50 साल के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति है। और इसके अलावा आप देखें, यदि भारत के और तमाम सारे डाटा को देखें तो आपने नफरत बढ़ाई है, आपने हिंसा बढ़ाई है, आपने दंगे बढ़ाए हैं, आपने तमाम सारे तरह से नफरत के माहौल को खड़ा किया है। और हक देने के मामले में तो आप कुछ करते नहीं है, हक छीनने का काम करते हैं। इवन बच्चों तक का आपने हक छीना। रेलवे में बच्चे जब सफर करते थे तो उनको सीट मिलती थी हाफ पर भी, उसका कोई और एक्स्ट्रा पैसा नहीं पता था। अब आप पैसा भी लेते हो, सीट भी नहीं देते हो। यह स्थिति है। और इस तरह से आपने 5 साल में 2800 करोड़ की लूट की है इस देश के नागरिकों से। बच्चों को दूध न मिले इसकी आपने व्यवस्था की है। दूध पर भी आपने जीएसटी लगा दिया, आपने रोटी पर भी जीएसटी लगा दिया। आपने कौन सी ऐसी चीज छोड़ी है? रोटी, कपड़ा और मकान सब पर टैक्स थोप दिए। तो एक तरफ देश को लूटिए करिए और उसके बाद में अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंप दीजिए और इस देश की सत्ता कुछ पूंजीपतियों के हाथ में खेलेगी, संपत्तियां उनके हाथ में होंगी, महिलाओं, बच्चों, सबके अधिकार छीने जाएंगे, अल्पसंख्यकों और दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार होंगे। तभी राहुल गांधी आज संसद में दहाड़ रहे थे और आपको चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे डरो मत, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, दीजिए आप अधिकार। श्रीमती सोनिया गांधी आज बोल, तो आप समझिए वो आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जो खुद सर्वाधिकार संपन्न है। लेकिन जो कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं इसका वो हूं, मैं चाय बेचता था, मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था, न जाने क्या क्या जुमले छोड़े, वो आज अय्यासी में जी रहे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश के नागरिकों के दर्द से, इस देश की महिलाओं के दर्द से, यहां के बच्चों के दर्द से, यहां के निवासियों के दर्द से, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के दर्द से। इस देश से उन्हें शायद नफरत है और शायद यही नफरत उनकी देखने को मिलती है कि जब कल संसद भवन में, नई संसद भवन में कार्रवाई शुरू हुई तो राष्ट्रपति को बुलाने की बजाय उपराष्ट्रपति को बैठाया गया। जब इसका उद्घाटन किया गया तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को नहीं बुलाया गया और उसकी जगह खुद आगे मैं एक अकेला बनने की कोशिश की गई। देश के लिए शर्मनाक है। तो कृपया आप देश को बर्बाद मत कीजिए। बना नहीं सकते तो कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुर्सी छोड़ दीजिए। फैसला आपका है। सोचना इस देश की जनता को कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। उन सच्चे लोगों के साथ जो आपके लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं, या उनके साथ जो अपने लिए जीते हैं, आपके लिए नहीं। जय हिंद।